हेलो एवरीवन, कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में हम देखेंगे आज सेट नंबर 5। इसमें कुछ अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं। आपको हो सकता हो कि लगे कि यूपी पीसीएस में मल्टी चॉइस क्वेश्चन कम ही आते हैं, तो हमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन को कम अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूपी पीसीएस जो आयोग है वो धीरे धीरे यूपीएससी पे शिफ्ट कर रहा है, मतलब पूरे पैटर्न यूपीएससी को फॉलो कर रहा है धीरे धीरे। तो हमें कम से कम मल्टी चॉइस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अगर आपको आंसर नहीं मिलेगा, हो सकता है डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन नहीं है, तो इसके एक्सप्लेनेशन से आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे जिससे आप एलिमिनेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं हम और सॉल्व करते हैं उनको। पहला क्वेश्चन है एमबी टैग। एमबी टैग का संबंध किससे है आपको ये बताना है। कथन ए कह रहा है यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित डिवाइस है, बी कह रहा है सुपर कंप्यूटर है, और सी कह रहा है मेढक की नई प्रजाति है, और डी कह रहा है सांप की नई प्रजाति है। तो बताइए एमबी टैग क्या है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ए लगा है तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आया है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपकी एसी है और आपका मोबाइल है। अगर दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, उसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, ये रेगुलेट कर दे इसको, मतलब यहाँ सूचना इसको भेजे तो ये काम करे उसके अकॉर्डिंग, तो उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। कुछ समय में ऐसा होगा आप अपने जैसे ही घर में इंटर करेंगे आपके घर की लाइट जल जाए, क्योंकि पूरे लाइट को पता चल जाए कि आप इंटर कर चुके हैं, तो मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो जाए। जैसे ही ब्लूटूथ आप उस रेंज में आएंगे तो कनेक्ट हो जाएगा, फिर उसको पता चल जाएगा कि इस घर में आ गए आप, लाइट जल जाएगा। तो इस तरीके से होगा, उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, देखिए टेम्परेचर को मापता है। अब इसके बारे में डिटेल देखेंगे, पहले यहाँ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जयंती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है जयंती है क्या। एक दिया हुआ है जयंती झिंगुर की एक नई प्रजाति है जिसे स्पाइडर क्रिकेटर समूह के तहत रखा गया है। कथन दो कह रहा है छत्तीसगढ़ के कुर्रा गुफा में पाई गई है। कौन सी, ये स्पाइडर प्रजाति। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। जयंती क्या है, स्पाइडर है, मतलब मकड़ी है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया बिल्कुल सही है। देखिए ये स्पाइडर है, मतलब झिंगूर है, झिंगूर मकड़ी जो कह सकते हैं, कह लीजिए, तो झिंगूर की प्रजाति है। अब हम यहाँ पे एमबी टैग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एमबी टैग ये घरेलू तरीके से इसको डेवलप किया गया है, और इसको डेवलप कौन सी संस्था ने किया है, IIT रोपड़ पंजाब में स्थित है, इसने डेवलप किया है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित है। यूपीएससी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, यूपी पीसीएस ने अभी नहीं पूछा है, तो आप तैयार रहिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे देखें, एमबी टैग क्या है, इसको विकसित किया गया। ये क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए क्या करता है, अगर कोई चीज़ खराब हो रही है, कोई वस्तु खराब हो रही है, या फिर टीकों, यहाँ तक कि मानव शरीर के अंगों रक्त संचरण के दौरान किसी भी अंग के या फिर जो रक्त संचरण हो रहा है तो वहाँ पे कहीं का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है, तो उसके बारे में तुरंत इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कराएगा, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे क्या प्रोविजन है, एक कोल्ड चैन में के लिए भारतीय स्वदेशी तापमान डेटा प्रोवाइड कराता है। ये कोल्ड चैन होते हैं वहाँ का टेम्परेचर ना बढ़े ना घटे, अगर ज़्यादा बढ़ता है तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगा, कम होता है तो भी प्रोवाइड करा देगा। तो ये एक तरह का रेगुलेटर है, रेगुलेट करेगा। देखिए और दूसरी चीज़ क्या देखें हम यहाँ पे, तो अभी तक जो पूरे विश्व में विकसित किया गया है इस तरह का डिवाइस, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 दिन ही, मतलब कहीं 50 दिन चलता है। लेकिन ये क्या है, ये स्पेशल खूबी इसमें ये 90 दिनों तक चलेगा आराम से। और इसमें एक विशेषता उसकी ये है कि -40 से +40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को आसानी से ये रेगुलेट करता है, बताता है उसके बीच का तापमान। और इससे ज़्यादा होता है या इससे कम होता है तो तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर देता है ये। अब देखें तो कुर्रा गुफा, ये छत्तीसगढ़ में कुर्रा गुफा है। आपसे पूछा जाता है कुर्रा गुफा कहाँ पे है, अभी समाचारों में था, तो अब याद रखिए कुर्रा गुफा कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। और इसका देखिए प्रोफेसर जयंती विश्वास के नाम पे इनका रखा गया है। किसका नाम, ये जो स्पाइडर की स्पीसीज पाई गई थी, नई प्रजाति, उसी के नाम पे इसका रखा गया है। झिंगुर जो नई झिंगुर है, झिंगुर की प्रजाति है, तो प्रोफेसर जयंती विश्वास है। ये क्या है, गुफा खोज करता थे प्रोफेसर जयंती विश्वास, इन्हीं के नाम पे स्पाइडर मतलब झिंगुर के प्रजाति का नाम रख दिया गया है। कुछ अन्य चीज़ें देखें, तो इसकी शारीरिक संरचना के आधार पर इसको स्पाइडर क्रिकेट कहा जाता है। जैसे कि इसकी जो शरीर है इसका वो छोटा है और इसके पैर लंबे हैं, तो इसको स्पाइडर क्रिकेट माना जाता है। और देखिए लॉक एंड की मॉडल पे इसके जननांग संरचना पाए जाते हैं। लॉक एंड की मतलब समझ लीजिए ये दोनों के, मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तभी होता है, यहाँ इनका जननांग काम करना शुरू करता है। तो लॉक एंड की मॉडल जेंटाइल स्ट्रक्चर अगर कहीं कथन में मिले तो उसको सही मान लीजिएगा। इसके लिए किसके माध्यम से, किसके लिए, जयंती झिंगुर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि नैनो यूरिया जो नैनो यूरिया है लिक्विड की प्रभावशीलता
परंपरागत या सामान्य यूरिया से अधिक होती है। ये लिक्विड यूरिया के बारे में आप याद रखिएगा, आपसे मेंस में पूछा जा सकता है लिक्विड यूरिया, या फिर पूछा जा सकता है आपसे कि अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात किया जाए तो आप किस तरह का उर्वरक आप सुझाएंगे, तो आप यहाँ वहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। नैनो यूरिया को अगर हम व्यापक स्तर पर उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पहला कथन कह रहा है कि नैनो यूरिया लिक्विड की जो प्रभावशीलता है वो परंपरागत या सामान्य यूरिया से अधिक है। कथन 2 कह रहा है कि नैनो यूरिया लिक्विड भारत में स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। तो बताइए यह कौन सा कथन इसमें से सही है। उम्मीद है आपने सही लगाया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया है बिल्कुल सही है। देखिए पहला कथन यहाँ पे जो दिया हुआ है तो बिल्कुल सही। अब इसके बारे में हम आसानी से डिस्कस करेंगे पिछले पेज पे जहाँ पे आंसर की दिया हुआ है वहाँ पे आसानी से आप और भी चीज़ें इसके बारे में डिटेल समझ लीजिएगा वहीं पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। कथन 2 कह रहा है चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया इसमें केवल एक तो बिल्कुल सही है, हम पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे नहीं है, ये बात याद रखिए। और कि कौन मतलब हमसे पीछे है, सेकंड पे कौन है तो अमेरिका है, और तीसरे पे है चाइना। अब यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा हमें लगता है कि चाइना फर्स्ट पे होगा, लेकिन यहाँ पे इस मामले में तीसरे नंबर पे है चीन, और चौथे नंबर पे शायद पाकिस्तान है। अभी इसके बारे में डिटेल देख लीजिएगा या फिर गूगल कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे डिस्कस हम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए नैनो यूरिया का इम्पोर्टेंट क्या है। इसको पहली बात तो ये समझिए कि विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड भारत में विकसित किया गया है। और किसने विकसित किया, इक्को ने। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा यूरिया ये डेवलप करता है इक्को। गांव के लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इक्को का। ये क्या है, सहकारी संस्था है ये, मतलब कई सारे किसानों को मिलकर एक समूह है। और ये क्या इसी ने डेवलप किया है, कौन सा नैनो लिक्विड यूरिया। और इसकी विशेषता क्या है कि अगर ये आप मान लीजिए 1 kg अपने खेत में यूज़ करते थे पारंपरिक यूरिया, तो अब ये ½ kg में आपका काम कर देगा। मतलब 50% इसकी अधिक है क्षमता काम करने की, 50% कम लगेगा। अगर आपको 1 kg लगता था तो अब ½ kg लगेगा। ये चीज़ आप समझिए, उससे 50% कम ज़रूरत है इसकी। दूसरी चीज़ इसकी इफिशियंसी की बात किया जाए तो पारंपरिक जो यूरिया था वो 30 से 40% ही काम करता था। ये चीज़ आपको फैक्ट है, 30 से 40% ही काम करता था। लेकिन ये जो लिक्विड यूरिया है, नैनो यूरिया लिक्विड है, ये 80% तक काम करता है। अब आप सोचिए अगर इसका उपयोग किया तो उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी। तो वैज्ञानिकों ने बताया है कि 8% तक लगभग वृद्धि की जा सकती है उत्पादन में। और कुछ अन्य चीज़ें अगर किस संस्था ने इसको डेवलप किया है तो इसके बारे में आपको जानना हो तो नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात ने डेवलप किया। और कौन सी योजना के अंतर्गत डेवलप किया, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान और आत्मनिर्भर कृषि के अंतर्गत इसको विकसित किया गया। तो कुछ ये फैक्ट थे, आप इनके बारे में याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड के बारे में अगर देखें तो वर्जिन कुरियन का नाम तो बिल्कुल आता है। वर्जिन कुरियन कौन थे बताइए। अमूल जो हमारे वहाँ डेयरी है फर्म, उसी के मतलब उसकी शुरुआत इन्हीं के वजह से हुई थी, डॉक्टर वर्जिन कुरियन के माध्यम से। और इन्होंने क्या किया था, गुजरात में सहकारी दूध विपणन और लिमिटेड और साथ ही NDDB मतलब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन इन्हीं के माध्यम से हुआ था। और मतलब श्वेत क्रांति जो था NDDB द्वारा 1970 में शुरू किया गया था। और उसका उद्देश्य क्या था, दूध उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्र की आय वृद्धि करना, उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना है। इसके अन्य इंपॉर्टेंस देखें तो क्या होता है कि 2016-17 में भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पशु संख्या के आधार पर देखा जाए तो हम काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ के जो पशुएं हैं वो उतना ज़्यादा दूध उत्पादन नहीं करती हैं, मतलब उनकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जो विश्व का 22% तो अकेले उत्पादन करता है। अगर 100% पूरे विश्व में उत्पादन होता तो उसमें 22% भारत का है। तो कुछ ये फैक्ट थे, आप यहाँ याद रखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत है सबसे पहले पे, फिर कौन सा USA है, यहाँ पे देखिए USA है, और फिर चीन है, फिर पाकिस्तान है, फिर ब्राज़ील है। यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हैं। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे याद होना चाहिए कि भारत फर्स्ट पे, फिर अमेरिका, फिर चीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर मृत्यु लेखांकन के बाद उन बच्चों की संख्या है जो माता पिता के प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक है। कथन 2 कह रहा है कि दिल्ली, सिक्किम और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से नीचे है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन आपको समझ में ना आया हो तो फिर दोबारा आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए एक पेरेंट्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों हैं, अब उनके 2 बच्चे हो गए, तो मतलब इनको प्रतिस्थापित करने के लिए ये 2 बच्चे हैं। तो पहला कथन यही करेगा, प्रतिस्थापन दर कहते हैं, मतलब 2 बच्चे जरूरी हैं प्रतिस्थापन के लिए। तो पहला कथन ये। दूसरा कथन कह रहा है कि दिल्ली, सिक्किम और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में प्रजनन दर जो है 2 से कम है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है।
उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया बिल्कुल करेक्ट है। आपको यहाँ एक चीज़ और बता देते हैं, 2 नहीं माना जाता, 2.1 माना जाता है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा अपने यंग एज में ही डेथ हो जाता है शादी से पहले ही, तो अपना प्रतिस्थापन दर नहीं प्राप्त कर पाएगा, ऐसे में संख्या धीरे धीरे गिर जाएगी। इसलिए 2.1 माना जाता है प्रतिस्थापन दर, ताकि एक एक्सेप्शनल के रूप में लेके चला जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के संचालन के लिए गृह मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करता है। कथन 2 कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का नेतृत्व गृह मंत्री करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ए लगाया है बिल्कुल सही है, यहाँ पे गृह मंत्री नहीं प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रतिस्थापन दर। मान लीजिए माता पिता हो तो हमने सारी चीज़ें आपको समझा दी। यहाँ पे 2.1 अब थोड़ा याद रखिएगा। और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका प्रतिस्थापन दर निम्न है। आप यहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा समझने के लिए। आपको अगर राज्यों के नंबर ना याद रहें कि किनका दर कम है, तो आप ये याद रखिए किन राज्यों में खाद्यान्न अच्छा खासा उत्पादन होता है। जिन राज्यों में खाद्यान्न अच्छा खासा उत्पादन होता है उन राज्यों में प्रजनन दर जो है, यहाँ पे प्रतिस्थापन दर उनका 2.1 से तो अधिक ही है। कोई भी राज्य उठा लीजिए, बिहार उठा लीजिए, मध्य प्रदेश उठा लीजिए, या फिर बात कीजिए उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन दर कहीं ना कहीं अधिक है। तो इनके मतलब नाम आए कि यहाँ पे कम है तो आप कट कर लीजिएगा उसको। सिक्किम पे भी बात की देखते हैं, यहाँ पे सिक्किम में भी कम है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, केरल, कर्नाटक, इन राज्यों में क्या है, प्रतिस्थापन दर काफ़ी नीचे है। और ऐसे ही अगर रहा तो 30 से 40 वर्ष बाद यह अनुभव किया जाएगा जो आज चाइना कर रहा है। चाइना अब क्या कर रहा है, मतलब 3rd चाइल्ड पॉलिसी ला दी है। अब 3 बच्चे वहाँ पे होंगे, रख सकते हैं आप। पहले क्या था, 2 चाइल्ड पॉलिसी था, तो बच्चे कम रखते थे लोग, तो जनसंख्या उसकी गिरने लगी थी, ज़्यादा वृद्ध लोग पाए जाने लगे थे। इसलिए अब चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी अपना लिया है। चलिए अब इसमें अगला क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपदाओं के कुशल प्रबंधन के लिए 2005 में क्या किया गया था, सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया था। और फिर इसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संचालन के लिए गृह मंत्रालय नोडल एजेंसी बनाया गया। और इस औपचारिक रूप से इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 दिसंबर 2006 को, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तब ये फैक्ट याद रखिए, गृह मंत्री नहीं होते, प्रधानमंत्री होते हैं। DM मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के, NDMA के डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम के होते हैं प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, संघाई सहयोग संगठन यूरेशियन क्षेत्र का राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य संगठन है। कथन 2 कह रहा है कि क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी RATS की कार्यकारी समिति ताशकंद में स्थित है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम देखें पहले कथन में, तो संघाई सहयोग संगठन यूरेशियन क्षेत्र का एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा चीज़ देखें यहाँ पे, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की कार्यकारी समिति जो है ताशकंद में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। रैट्स जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ताशकंद में। ताशकंद कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में स्थित है, तो बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही था, इसलिए सी हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो आप याद रखिए चीन में, बीजिंग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, H10N3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि यह इन्फ्लुएंजा A वायरस का एक उप प्रकार है जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू वायरस के रूप में जाना जाता है। यह जानवरों में श्वसन कणों से हो सकता है। तो बताइए कौन सा कथन इनमें से सही है H10N3 के संबंध में। अब ये चीन में पाया गया है, इसलिए न्यूज़ में था। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया बिल्कुल सही। अगर आपने सी लगाया तो अपने सही काउंट कर सकते हैं इसको। आप समझते हैं एक साइड से कि सबको। SCO का संबंध क्या है, ये अंतर सरकारी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और यूरेशियन क्षेत्र जो है वहाँ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। दूसरा चीज़ है कि इसके बारे में समझे तो इसका 2001 में गठन हुआ था। SCO चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और 2003 में लागू हुआ था SCO। और इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है, तो रूसी और चीनी इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं SCO की। अब ये फैक्ट है, इसके बारे में याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। वर्तमान में विश्व के 8 देश, कौन कौन से देश हैं, 8 देश, और भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ सम्मिलित हुए थे। कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है। हमने शायद चीन बोल दिया था, भारत और पाकिस्तान है, चीन भी है इसमें, लेकिन भारत और पाकिस्तान एक साथ सम्मिलित हुए थे। SCO की अस्थायी निकाय, 2 अस्थायी निकाय हैं। पहला कौन सा, सचिवालय, इसका कहाँ पे, चीन की राजधानी बीजिंग में है। और दूसरी चीज़ अगर इसकी बात की जाए, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना
इसकी कार्यकारी समिति का कार्यालय कहाँ पे है? ताशकंद में है। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। कुछ अन्य बातें अगर देखें तो यहाँ पे इसके जो होते हैं सदस्य जो अध्यक्षता करते हैं, इसके रोटेशनल मेथड, चक्रीय मेथड पे करते हैं। और 2021-22 में कौन करेगा? तजिकिस्तान करेगा। तजिकिस्तान गणराज्य इसकी अध्यक्षता करेगा। और अगला यहाँ पे देख सकते हैं तो H10N3 के बारे में, तो चीन में जियांगसू प्रांत में बर्ड फ्लू मतलब संक्रमण फैला हुआ था। अब इसके बारे में समझिए, यहाँ पे इससे क्या हुआ था, इसके बारे में कुछ डिटेल समझना है तो आपको थोड़ा सा ये समझिए कि जिस तरीके से कोविड-19 मतलब फैलता संक्रमित करता है श्वसन के माध्यम से, वैसे ये भी प्रभावित करता है और लगभग ये बर्ड फ्लू के जैसी अपने कुछ लक्षण दिखाता है। तो H10N3 के बारे में बस इतनी सी बातें याद रखिए, ज़्यादा डिटेल तो याद रहेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, इसमें आपको बताना है कि कीट नियंत्रण की कौन सी विधि है। 1 कह रहा है कि अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, 2 कह रहा है कि संगरोध पर डाली, और 3 कह रहा है जर्म वारफेयर। तो बताइए इनमें से कौन सी कीट नियंत्रण की विधियां हैं? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया तो बिल्कुल सही है। ये तीनों विधि की कौन सी हैं? कीट नियंत्रण की विधियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मियावाकी पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मियावाकी पद्धति क्या है? ये वनों को लगाने की एक पद्धति है। कथन 1 कह रहा है जापान की एक शहरी वृक्षारोपण पडायल पद्धति है। कथन 2 कह रहा है यह पद्धति भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल रोकथाम कन्वेंशन UNCCD कन्वेंशन ऑफ द पार्टीज 14 में अपनाया गया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 14 में अपनाया गया था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए पहली बात करें तो यह पद्धति भारत सरकार द्वारा अभी तक अपनाई नहीं गई है, तो इसलिए पहला गलत, दूसरा गलत हो जाता है। अगर पहली की बात करें तो यह जापान की एक शहरी वृक्षारोपण पद्धति है, तो बिल्कुल सही है। ये एक सही है, जिन लोगों ने ए लगाया था बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं मियावाकी पद्धति क्या है? घरों के आगे या पीछे खाली पड़े जो भी बैकयार्ड होते हैं वहाँ पे खाली पड़े छोटे बागानों में बदल दिया जाता है उनको, शहर क्षेत्रों में। और इस पद्धति को अभी भारत सरकार ने तो अपनाया नहीं है, लेकिन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्यों ने अपना लिया, वहाँ पे इसको लागू किया जा रहा है। हमारे वहाँ एक नगर वन नाम की योजना चलाई गई है, नगर वन नाम की योजना। आप बताइए कि कब उसको लॉन्च किया गया था, और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कौन सा है आपको ये बताना है। आज के सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये सेट कैसा लगा और आपने कितना सही किया ये नीचे ज़रूर बताइएगा। और आप एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि क्या अगली बार वन लाइनर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए या मल्टी चॉइस। आप दोनों में से कोई एक बताइएगा। मल्टी चॉइस तो मल्टी चॉइस, अगर वन लाइनर तो वन लाइनर, उसी के हिसाब से हम करेंगे। आपको ये सेट कैसा लगा नीचे ज़रूर बताइएगा। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।